नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आप सबों के बीच आज जो है फिजिक्स का प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का ये तीसरा जो है सेट होगा, तीसरा पार्ट होगा ऑब्जेक्टिव का, जो बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम लोग 35 क्वेश्चन करेंगे, 35 क्वेश्चंस करेंगे जो अति महत्वपूर्ण होंगे। इसके बाद मात्र एक सेट और आएगा, लास्ट सेट होगा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के लिए। उसके बाद आप ये मान के चलो कि जो दिल्ली बोर्ड के बच्चों का जो मिड टर्म ये फर्स्ट टर्म का एग्जाम होना है, उसमें जो 10-12 क्वेश्चन मतलब 13 क्वेश्चन आएंगे ऑलमोस्ट फिजिक्स के, उसके 13 के 13 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो बिहार बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड के बच्चे का फाइनल एग्जाम होगा बिहार बोर्ड में, जहाँ 50% क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ इन चैप्टरों से लगभग 15-16 क्वेश्चन आते हैं। हम पूरी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो सारा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। सो आप प्लीज इसको अच्छे से देखें, बिना स्किप किए देखें। यही बस आपसे कहना है, आपसे गुजारिश है कि इसको नोट डाउन करते चलें, जिससे कि आपको उस समय लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी ना झेलना पड़े, और अभी से ही आपकी पूरी तैयारी हो बोर्ड के लिए होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो आगे स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन को देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो आपको चित्र दिख रहा होगा, जिसमें जो है परावर्तन कोण जो आर है 35 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको पूछा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का योगफल कितना होगा। तो बताओ भाई, अभी पिछले ही दिन हम बताए हैं कि परावर्तन के नियम से आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब जो 35 है, जब परावर्तन 35 है तो आपतन भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री। और जब दोनों का योगफल पूछा है तो 35 और 35 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। इसीलिए ऑप्शन ए जो है पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन आपको देखो, समतल सतह और आपतित किरण के बीच का कोण 45 डिग्री दिया हुआ है। दूसरे में आपतित किरण और समतल सतह के बीच का कोण 45 डिग्री है। तो हम बता चुके हैं कि जो अभिलंब और समतल सतह के बीच 90 डिग्री का कोण होता है, उसमें एक कोण कितना डिग्री है 45। तो बताओ आपतन कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री। जब आपतन कोण 45 हुआ तो परावर्तन कोण भी कितना होगा 45 डिग्री। तो दूसरे का ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। अब पूछा है तीसरा कि सोडियम परावर्तक लैंप में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो याद रखना, सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। किस दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, आपको गाड़ी के साइड मिरर में। क्यों होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है और उसमें छोटे और सीधे प्रतिबिंब बनते हैं, काल्पनिक छोटे और सीधे प्रतिबिंब बनते हैं, जिसके कारण कोई भी घटना दुर्घटना होने से बच जाता है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में। अवतल दर्पण का उपयोग अब आगे है तो जान लेते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, आपको सोलर भट्ठी में, सोलर कुकर में जो है। उसके बाद आपका कहाँ होगा, जो दंत चिकित्सा, नाक आँख गले का जो चिकित्सा होता है उसमें उपयोग होता है। उसके बाद कहाँ होता है, गाड़ी के हेडलाइट में होता है। यहाँ साइड मिरर का बात नहीं कर रहे हैं, हेडलाइट का बात कर रहे हैं। तो गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। हजामती दर्पण या दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। आपको अब ये बिल्कुल याद होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि हीरे का अपवर्तनांक होता है, कितना होता है भाई 2.42। चौथा क्वेश्चन क्या, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42। ये सर्वाधिक होता है। ठोस जो होता है, ठोस में सबसे अधिक यदि किसी का अपवर्तनांक होता है तो वो किसका होता है, हीरे का होता है। कितना है 2.42, ऑप्शन डी सही है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। प्रकाश के अपवर्तन का क्या कारण होता है, प्रकाश की जो चाल होती है उसका परिवर्तित हो जाना। और हम जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना कब होती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है और उसका स्पीड कम हो जाता है। आपने सोचो कि जब आप हवा में कोई प्रकाश आ रहा होगा या निर्वात में आ रहा होगा तो तेज आ रहा होगा, हम पढ़ चुके हैं। और ठोस में आएगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब कम होगा तो वो डेविएट होगा, डाइवर्ज होगा, तो उसी के कारण अपवर्तन की घटना होती है। तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या होता है, प्रकाश के चाल में परिवर्तन होना, ऑप्शन ए सही है। निम्न में से किस गैसीय द्रव्यात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक होता है। आपको गैसीय माध्यम का पूछा है तो आप बिल्कुल याद रखना, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक होता है। पतले लेंस का आवर्धन क्या होता है, लेंस जितना पतला होगा उसका आवर्धन उतना ही कम होगा। तो ऑप्शन 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही। अवतल दर्पण में उसके बाद क्या है कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पर रखे बिंदु का प्रतिबिंब की स्थिति होगी। अवतल दर्पण में जब मुख्य फोकस पे होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है भाई, अनंत पे बनता है। ऑप्शन सी सही है। आठवें का ऑप्शन
सी सही है। अब 90 का हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखो भाई 90 क्वेश्चन क्या है, किसी पारदर्शी माध्यम में रखे आयताकार कांच की झिल्ली लिखा गया है, सिल्ली से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्पन्न करती है तो वो पार्श्विक विस्थापन होता है। क्या होता है भाई? पार्श्विक विस्थापन। ऑप्शन ए सही होगा। यदि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एक बच्चे दू है तो यह दर्पण किस प्रकार का होगा? तो याद रखना, जब भी आवर्धन प्लस में होगा तो उस दर्पण का वो कौन सा होगा? तुमको प्लस में हो और एक से छोटा हो तो उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 1। याद रखना 1 से छोटा होना चाहिए। यदि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -2 है तो यह दर्पण किस प्रकार का होगा? तो अवतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही। यदि किसी दर्पण का आवर्धन +1 होना चाहिए, अनंत की जगह पे +1 कर लेना, +1 होगा तो वह कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण। यदि किसी दर्पण का आवर्धन +1 होगा तो वह कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। याद रखना भाई, यहाँ क्वेश्चन में अनंत लिखा गया है, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, समतल +1 आवर्धन होना चाहिए। यदि 13वें क्वेश्चन को करेंगे, कहता है नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस होता है? तो याद रखना नेत्र में जो लगा लेंस होता है हमारे नेत्र में वो उत्तल लेंस होता है। कहता है जिस लेंस का मध्य तल उभड़ा हो वो लेंस होगा। तो याद रखना उत्तल दर्पण का जो बीच का सतह होता है, मध्य वाला भाग होता है, वो उभड़ा हुआ होता है। जिस लेंस का मध्य सतह 15वां क्वेश्चन क्या है? जिस लेंस का मध्य सतह धसा होता है वह लेंस कौन होगा? अवतल लेंस। ऑप्शन ए सही है। कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। कहता है निर्गत किरण और अविलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो अब 16वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? निर्गत कोण। निर्गत किरण और अविलंब के बीच के कोण को कौन सा कोण कहा जाता है? निर्गत कोण। और ये आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा? पार्श्विक विस्थापन में। अब जब हम पढ़ाएंगे वीडियो फॉर्म में, जब हमारा पूरा वीडियो आएगा, बहुत ही जल्द आने वाला है पूरे चैप्टर का, तो उसमें आप देखेंगे, हम आपको बताएंगे निर्गत कोण और जो पार्श्विक विस्थापन को। कहता है किस द्रव्यात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो वो किसका होगा? बेंजीन का। बेंजीन ऐसा द्रव्य है जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? सर्वाधिक होता है। ऑप्शन सी, 17 का ऑप्शन सी। अब देखो 18वां क्वेश्चन क्या है? कहता है किस ठोस द्रव्यात्मक माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? जब ठोस द्रव्यात्मक माध्यम का बात करें तो याद रखना हीरे का अपवर्तनांक, हम बता चुके हैं कि ठोस हीरा जो होता है वो ठोस होता है, उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक कितना होता है? 2.42 होता है। ठीक। अब कहता है किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो याद रखना कौन सा दर्पण होगा? वो उत्तल दर्पण। हम पीछे भी बात कर चुके हैं कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो याद रखना जो लेंस की क्षमता होगी आप उसके साइन से समझ सकते हो कि कौन सा लेंस होगा। तो यदि निगेटिव में, निगेटिव 5 डायोप्टर 7 मतलब 1 डायोप्टर निगेटिव में हो, माइनस में हो, तो या -1/2 डायोप्टर, तो समझ लेना वो कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। और यदि ये अब 21वां क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक होती है। यदि कोई चिन्ह नहीं लगा हो या +1D +2D लिखा हुआ तो आप समझ लो कि वो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए। अब 22 का किस लेंस की सहायता से किसी एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके या संकेंद्रण कर उष्मा उत्पन्न किया जाता है? तो आप प्रयोग किए होंगे, कभी देखे होंगे या किसी को करते हुए कि उत्तल लेंस ले लेता है और उसको सूर्य के लाइट में रखता है और नीचे एक कागज रख देगा, वहाँ सारे लाइट के सारे मतलब जो ऊर्जा है उसको एक बिंदु पर लगाएगा तो वो लाइट क्या होता है? जलने लगता है। ठीक। आदमी को भी वही करना चाहिए, अपने काम को जो है पूरी शिद्दत के साथ जो वो कर रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ करनी चाहिए। अपने बुद्धि को एक जगह पर केंद्रित करके करना चाहिए, तो फिर बेहतरीन रिजल्ट होगा। तो आप भी इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब वो लेंस छोटा सा लेंस किसी कागज़ के टुकड़े को या कागज़ को जला सकता है एनर्जी को कंजर्व करके, तो हम लोग अपनी एनर्जी को लगा करके अपने गोल तक क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? तो चलो क्या है कि किस लेंस की सहायता से? तो उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा भाई इसका? 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अब देखो 23, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो किस में बनता है? अवतल दर्पण में। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में बनता है। और उसका अवतल दर्पण में जब वो बनता है तो अवतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। 25वां क्वेश्चन, यदि किसी लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है, इसका मतलब पहले लेंस कैसा होगा? उत्तल लेंस होगा। यदि पूछे किस प्रकार का लेंस होगा? तो उत्तल लेंस। और पूछेगा उस लेंस की
क्षमता कितने, ये फोकस दूरी कितनी होगी, तो यदि सेंटीमीटर में रहेगा तो 100 सेंटीमीटर और ये मीटर में रहेगा तो 1 मीटर। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी बोथ दोनों। प्रकाश का चाल का कौन सा क्रम सही है, कौन सा क्रम सही है, देखो यहाँ दे दिए हैं, तो ऑप्शन सी होगा। पहले किस में होगा, पहले किस में होगा, निर्वात में, फिर गैस में, फिर द्रव में और फिर ठोस में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। 27 दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है, तो याद रखना जो दृश्य प्रकाश होता है, जो दिखने वाला प्रकाश होता है, उसका तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम होता है। आप याद रखना कि तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापते हैं, 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर के होता है। अब देखो उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है भाई, 28वां कहता है प्रकाश अति सूक्ष्म ऊर्जा के बंडल से मिलकर बना है जिसे कहा जाता है। तो याद रखना 28वां का आंसर फोटोन होगा। प्रकाश अति सूक्ष्म ऊर्जा के बंडल से मिलकर बना है जिसे क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। 29 जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें त्रिपार्श्व प्रिज्म पर पड़ती है तो वह कितने रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में। कितने रंगों में, 7 रंगों में। 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही होगा। और इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही श्वेत प्रकाश की किरणें किसी त्रिपार्श्व पर पड़ती है तो वो 7 अवयवी रंगों में बच जाती है। वैजनाही, पीनालिया, सबसे नीचे बैगनी होता है, सबसे ऊपर लाल होता है। तो इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब वही पूछ रहे हैं कि सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है, तो याद रखना सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य 30वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए, लाल का होता है। और इसका प्रयोग जो है कहाँ, कहीं भी खतरे के संकेत के रूप में। आप जो रेलवे क्रॉसिंग होता है, जहाँ से हम रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं, वहाँ देखे होंगे कि वो अक्सर लगा होता है। तो आप ध्यान रखना कि किसी भी खतरे के संकेत के लिए या सड़क पे भी क्रॉसिंग के लिए किसका यूज किया जाता है, इसी का लाल रंग का उपयोग किया जाता है। क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है, वो दूर तक जाता है, विचलित कम होता है। तो लोग को दूर से पता चल जाता है कि भाई कोई गाड़ी आने वाली है, तो लोग अपने आप को सावधान कर लेते हैं और दुर्घटना से बच जाते हैं। अब देखो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है, विचलन का बात का मतलब फैलने का, विचलन के इसका मतलब क्या कि फैलने का। तो सबसे अधिक कौन फैलता है, सबसे नीचे कौन है, बैगनी। सबसे अधिक विचलन किसका होगा, बैगनी रंग का। ठीक है भाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है, तो अब सबसे कम तरंग दैर्घ्य पूछा है वो क्वेश्चन नंबर 33, तो ये भी किसका होगा, ऑप्शन डी, बैगनी का। सबसे ज़्यादा विचलन जिसका होगा, जो सबसे मतलब इधर उधर जो अपने बुद्धि को ज़्यादा लगाएगा, हम लोग अपने बुद्धि को ज़्यादा इधर उधर लगाएंगे तो हमारा मेन फोकस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सब जगह हम अपने बुद्धि को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो सेम एज वही बात है बैगनी के साथ, ये ज़्यादा दूर तक फैलता है। जब ये ज़्यादा दूर तक फैलता है, ज़्यादा दूर तक मतलब तिरछा होता है, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव ये इंडिकेटर का काम नहीं कर पाएगा, सूचक का काम नहीं कर पाएगा। तो सबसे कम जो है सबसे अधिक विचलन किसका होगा, बैगनी का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होगा, बैगनी का। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का। ठीक है, ऑप्शन जी सही है। और सबसे कम विचलन पूछेगा किस रंग का होगा, तो लाल का। तो आपको 32 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, लाल का विचलन सबसे कम होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है, तो याद रखना निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। पहले निकट दृष्टि दोष क्या है कि जब किसी व्यक्ति को क्या होता है कि नेत्र में उत्पन्न वह दोष होता है जिसके कारण उसको नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इस दोष को क्या बोला जाता है, निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। और इस दोष के उपचार के लिए उपयुक्त फोकस लेंस का फोकस दूरी का फोकस मतलब क्षमता का, उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। 33 का आंसर ए हो जाएगा। दीर्घ दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग, तो उत्तल लेंस का। दीर्घ दृष्टि दोष क्या है कि वह नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इस दोष को क्या कहा जाता है, नेत्र में उत्पन्न यह दोष क्या कहा जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है। ये सारा पढ़ाएंगे हम, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, उसको दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। और इसके लिए, इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। अब देखो उसके बाद क्या है, 35 नंबर, जरा दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग होता है, तो जरा दृष्टि दोष ये बुढ़ापे में होता है। जरा का मतलब ही बुढ़ापा अवस्था होता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो आँख का है या हमारे पूरे शरीर का एनर्जी कम होता है धीरे धीरे।
तो आँख का भी एनर्जी कम होता है तो आदमी को क्लियर दिखता नहीं, तो इसके लिए वाईफोकल लेंस मतलब उत्तल अवतल दोनों मिला करके लगाया जाता है जिससे उनको क्लियरली दिख सके। तो जरा दृष्टि दोष में वाईफोकल लेंस और अविंदिकता के उपचार में कि कौन सा लेंस का, बेलनाकार लेंस का, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो दृष्टि दोष होता है वो 4 प्रकार का मुख्यतः होता है। ठीक है बच्चों, हम लोग अभी 35 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा ये सेशन। आप नोट करते जाएं, आपसे बस रिक्वेस्ट इतना है कि आप इसको नोट करते जाएं और बाद में आप जब मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से आया हुआ था। सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसी कॉपी से मिलेंगे, आपकी कॉपी से ही मिलेंगे। तो उस समय आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम के समय में रिविजन करने में भी आसानी होगी और फिर आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। यदि आपका साइंस का एग्जाम या कोई भी अदर भी सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट का एग्जाम बेहतर जाता है तो अगले सब्जेक्ट के लिए हमारा जोश जुनून जो है फिर बेहतरीन हो जाता है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आपके परिवार में भगवान सुख समृद्धि दे और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। अपने दोस्तों तक शेयर को सब्सक्राइब, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने चैनल के लिंक को भेजें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम भी आपके लिए और अच्छे तरीके से काम कर सकें। हम संस्कृत हिंदी के भी टीचर से बात कर रहे हैं, उनका भी 15-20 दिन में पूरा नेक्स्ट मंथ में पूरे 15-20 दिन में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे काम हो जाएंगे, सारे चीज़ डाल दिए जाएंगे। उनको हम अपने पास बुला रहे हैं, वो बेहतरीन संस्कृत हिंदी के टीचर हैं, उनके बच्चे 98-99 नंबर तक संस्कृत में लाए हैं, तो उनको भी बुला रहे हैं। हम खुद जो है बाकी के सब्जेक्ट को देख रहे हैं, कुंदन सर भी देख रहे हैं, सब मिल के कर रहे हैं। सब लोग अच्छे से आपके डेवलपमेंट के लिए पूरा का पूरा अपना एनर्जी लगा रहे हैं। तो आपसे बस प्रार्थना ये है कि आप हमारा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेटेड रह सकें और आपके लिए और अच्छे तरीके से काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।